बहुओं को कैद में रखने वाली मॉडर्न सास का अफेयर। आज का दिन कितना ज्यादा अच्छा था, सच में मजा ही आ गया। आंखों पर सनग्लासेस पहने, शॉर्ट ड्रेस और फुल मेकअप के साथ सुलक्षणा अपने घर में घुसी और वो घर को अंदर से देखकर चौंक भी गई और गुस्से में भी आ गई। ये क्या हाल बना हुआ है? न किसी भी खिड़की पर पर्दे हैं, ना ही दरवाजा अंदर से बंद था। राशि, रागिनी, कहाँ हो दोनों? जल्दी से यहाँ आओ। जी माँ जी, बोलिए। आ गए माँ जी, बताइए। ये क्या हालत बनाई हुई है तुम दोनों ने अपनी? न सर पर पल्लू है और घूंघट भी नहीं किया हुआ है। ऊपर से घर की सभी खिड़कियाँ खुल रही है, कोई पर्दा नहीं डाला हुआ है। ये दरवाजा भी चौपट खुल रहा था। क्या बात समझूं मैं? बोलो। माँ जी माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, सभी पर्दे बड़े ही गंदे हो गए थे तो हमने उतार दिए। अब वो धुलकर साफ हो जाएंगे तो हम उन्हें डाल देंगे। हाँ माँ जी, वो काफी मैले हो गए थे तो हमने उतार दिए। और ये दरवाजा इसलिए खुला हुआ था क्योंकि हम सफाई कर रहे थे ना, तो बड़ी धूल उठ रही थी, इसीलिए वो धूल निकल जाए हमने दरवाजा खोल दिया। अच्छा, वैसे कहानियां तो तुमसे तेज कोई नहीं बना सकता है। चलो मान लिया यही सब वजह थी, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे परकटी चिड़ियों की तरह घर में घूमना पसंद नहीं आया। समझ आया? आइंदा कभी अगर मैंने ये सब देखा ना तो घर से निकाल खड़ा कर दूंगी। उसके बाद करना जितनी भी आवारागिरी करनी है, समझी? अब जाओ और सभी खिड़कियों पर पर्दे डालो, और हाँ, ये दरवाजा भी बंद करो। सुलक्षणा ने जैसे जैसे बोला, बहुओं ने वैसा ही किया। सुलक्षणा एक मॉडर्न सास थी जो खुद तो बहुत ही फैशन में रहती थी, बन ठनकर बाहर निकलती थी और उसके पास सारी आजादी थी। लेकिन वहीं उसके घर में दो बहुएं भी थीं जिनको वो पिंजरे में कैद रखा करती थी। उसकी बहुओं के पास घर में इतनी आजादी भी नहीं थी कि वो छत पर ही चली जाए। वो घर में भी घूंघट करके रहती थीं और सुलक्षणा के बाहर जाने के बाद वो खिड़की दरवाजे एकदम पिंजरे की तरह बंद करके रखती थी। सुलक्षणा का पति नहीं था, उसके 3 बेटे थे, जिनमें से 2 की शादी हो गई थी और तीसरा अभी कॉलेज में ही था। ऐसे ही सुलक्षणा के घर का सिलसिला जारी था और आज की शाम। राशि, तुम यहाँ हो? माफ करना, आज आने में देर हो गई। कोई बात नहीं है, आपने खाना खा लिया या मैं लेकर आऊं? नहीं, मैं खा के आया हूँ। माँ तो अब सो गई होगी ना? तुमने कमरे में घूंघट क्यों किया हुआ है? बोलो, ये तो हमारा कमरा है ना, तो अब ये घूंघट हटा दो। नहीं, ये घूंघट नहीं खुलेगा। अब जब यही मेरी और रागिनी की किस्मत बन गया है तो अब ये घूंघट नहीं हटेगा। वैसे भी हम तो कैदी हैं, घर में पूरा दिन बस बेड़ियों में रहते हैं, तो रात के सन्नाटे में आवाज होने का क्या फायदा? देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरती होगी, लेकिन राशि, हम कुछ नहीं कर सकते। माँ को जब घर में यही माहौल चाहिए तो क्या हो सकता है? सारी पाबंदियाँ क्या बहुओं पर ही लगने को है? आपकी माँ जो पब्लिक में स्कर्ट पहनकर निकलती है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती क्या? क्या एक औरत के ये सब संस्कार होते हैं? आपकी माँ ने जो पाबंदियाँ हमारे ऊपर लगाई हुई है ना, वो इसमें से एक का भी पालन नहीं करती हैं। यार, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बस वही बात है, हम अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा। और क्या यार, मेरे घर आते ही तुमने ये सब बातें शुरू कर दी। एक तो आज मैं ओवर टाइम करके आ रहा हूँ और तुम आते ही मेरा दिमाग खराब कर रही हो। लेट कर सो जाओ। हाँ ठीक है, आपकी थकान है, लेकिन जो हम सालों से झेल रहे हैं वो कुछ नहीं है। गर्मी लग रही है मुझे, घुटन हो रही है, लेकिन इतनी भी आजाद नहीं हूँ मैं जो ये पर्दा हटाकर ही कुछ देर को ताजी हवा ले लूं। रागिनी ऐसे ही गुस्सा करते हुए लेट गई और रोते हुए उसकी रात गुजरी। बहुओं का अपनी सास के साथ ऐसा ही सर्वाइवल चल रहा था। ऐसे ही पाबंदियों का सिलसिला जारी था कि आज के दिन रागिनी ने कुछ सुना। माँ जी, अरे ये माँ जी किससे बात कर रही है? हाँ, आ जाऊंगी, आप चिंता क्यों करते हैं? आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, तो छोटी सी हाजिरी का क्या ही मोल है। ठीक है जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर मुझे जाना भी तो है। ये माँ जी की जान किसके लिए हाजिर है? बातों से तो लगा कि कोई आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ जी ने बाबा के जाने के बाद कोई बंदा सेट कर लिया हो? अरे ये क्या, तू यहाँ क्यों खड़ी है और कब से? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस यहाँ आपका नाश्ता देने को आई थी और मैंने कुछ नहीं सुना। सच में कुछ नहीं सुना है, माँ कसम, आपकी कसम। पीछे रह, क्या मेरी कसम खा रही है? और ला नाश्ता दे। रागिनी ने किसी तरह सुलक्षणा से खुद को बचाया, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आया था कि आखिर वो बात किससे कर रही थी। कुछ देर के बाद सुलक्षणा एकदम टिप टॉप होकर घर से निकली। उसने हाई हील्स, जीन्स की पैंट और क्रॉप टॉप पहना हुआ था।
और बालों को खोलकर वो घर से जाने लगी। बहुओं, यहाँ आओ और अंदर से दरवाजा बंद करो। जी माँ जी। और मैंने कहा है कि दरवाजा बंद करो तो इसका मतलब दरवाजा बंद ही होना चाहिए, समझ आया? चल अब मैं जा रही हूँ, शाम तक घर आऊंगी। ठीक है माँ जी। अरे ये क्या? राशि बस दरवाजा बंद करने वाली ही थी कि उसे सुलक्षणा एक आदमी के साथ बाइक पर बैठती हुई दिखाई पड़ी। ये मेरी नजर का धोखा है या मेरी मॉडर्न सास की जिंदगी में किसी की एंट्री हो गई है? अरे आप आ गए, पता भी है आपके ख्याल में मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। अभी तो आपकी नींद और उड़ने वाली है मोहतरमा, आप बस बैठ जाइए। सुलक्षणा को उस आदमी ने अपने साथ बाइक पर बिठाया, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। राशि ने ये पूरा मंजर देख लिया था। वो बस सोच में ही गुम सी अंदर आ गई। वहीं रागिनी भी सुलक्षणा की बात को सुनने के बाद सोच में ही थी और वो दोनों बस शांति से खाना बनाने लगी। आज सुबह जो मैंने देखा, पता नहीं वो सच भी है या नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कौन था वो आदमी? देखने से कोई काम करने वाला या कोई दोस्त नहीं लगा मुझे। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकती हूँ। भाभी को ये बात बताऊं भी या नहीं? दोनों ऐसे ही परेशान हो रही थीं कि तभी राशि बोली, रागिनी, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी। वो माँ जी। क्या तुम भी माँ जी के बारे में ही बात करने वाली हो? तुम्हें भी माँ जी के बारे में ही बताना था क्या? दोनों ने अपने दिल की बात शेयर कर दी। जो कुछ भी उन्होंने सुना या देखा था सब सामने रख दिया। और अगर हम दोनों को ही लगा है तो बस ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, माँ जी का जरूर अफेयर चल रहा है। सही कहा, हम बहुओं के ऊपर कितनी पाबंदी है और बुढ़िया बुढ़ापे में लड़के फंसा रही है। मतलब ऐसे इंसानों को तो ये भी डर नहीं रहता है कि कल को ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। हमसे हमारी जिंदगी छीनकर खुद मजे कर रही है। सही कहा, इनके घर में तो कोई इनके जैसी ही मनचली बहू आनी चाहिए, इनके छोटे बेटे की पत्नी बनकर। असली मजा तो तब आएगा, लेकिन पता नहीं देवर जी भी कब शादी करेंगे। रागिनी और राशि ऐसे ही सोचने लगी तो वहीं दूसरी तरफ ये हट जाओ सभी, नहीं तो किसी को लग गई तो मुझे कुछ पता नहीं है। कविता ऐसे नहीं, जरा आराम से चलो, मुझे डर लग रहा है। अरे आराम से चलने में भी कोई मजा है, और जब तक मोटरसाइकिल पर बैठकर पीछे वाले को भगवान न नजर आ जाए तब तक तो चलाने वाले की ही बेइज्जती है। कविता, कविता आराम से, आराम से। कविता तेज तेज मोटरसाइकिल दौड़ा रही थी और अमित पीछे बैठा हुआ घबरा रहा था। कविता ने खूब देर तक उसे चलाया और फिर वो एक चाट वाले के पास जाकर रुक गई। अब तुम्हें मुझे चाट खिलानी पड़ेगी, उसके बाद ही अब मैं तुम्हें ये मोटरसाइकिल दूंगी। अगर जान एक चाट खिलाने से बच जाएगी तो मैं चाट खिलाऊंगा। अरे भैया, लगाना जरा एक बढ़िया सी चाट। और हाँ, मिर्ची ना चोखी रखना, क्या है ना, खाने के बाद जबान से आवाज आनी चाहिए। ज्यादा मिर्ची नहीं खाया करो, अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए। हाँ देखते हैं। तो तुम नहीं मानोगी। नहीं, सारी उम्र तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगी। तुमने अपने घर बात की या नहीं? नहीं। ठीक है, आइंदा अब कभी मेरे पीछे नहीं आना। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तुम्हें पता है कि मेरे बाबा और माँ ने मेरी शादी करने का मन बना लिया है। अगर कल को पंडित जी कोई लड़का उठा लाए ना मेरे लिए, तो घड़ी की चौथाई में मेरी शादी हो जाएगी और ना तुम कुछ कर पाओगे और ना ही मैं। तुम मेरी बात को समझो यार। तुम एक आजाद लड़की हो, पढ़ी लिखी, जो आजादी चाहती है। मेरे घर आते ही तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डल जाएंगी, इसलिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ बस। और वो सही वक्त कभी नहीं आएगा, ये मेरी बात को तुम याद रखना। हाँ, सही वक्त आता नहीं है, हम लेकर आते हैं। और इस कविता को तुम क्या समझ रहे हो? ये कविता वो नहीं जो कोई भी पढ़ ले, बस मैं किसी किसी को ही समझ आती हूँ। और तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ को तो मैं ही सही कर दूंगी, इसीलिए तुम चिंता नहीं करो। कविता की बात को सुनकर अमित मुस्कुरा दिया, जिसके बाद ठीक है, तो कल के दिन हम मंदिर में शादी करेंगे, ओके? उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, अब अपनी बात से मुकर नहीं जाना। अमित, जो कि सुलक्षणा का छोटा बेटा था, वो अपने कॉलेज की एक लड़की को पसंद करता था। लेकिन परेशानी ये थी कि कविता कोई शर्मीली और दबने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक बोल्ड लड़की थी, जो जानती थी कि जिंदगी को किस तरह जिया जाता है। वो अमित से शादी करना चाहती थी, लेकिन अमित अपनी माँ के नेचर को जानते हुए कविता से शादी करने में घबरा रहा था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब देखना यह था कि कविता के शादी करके आने के बाद अब अमित के घर में क्या होता है। एक तरफ अमित और कविता दोनों ही शादी करने के सपने देख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बहुएं अपनी जासूसी में लगी हुई थीं। मुझे अभी अभी एक बाइक की आवाज आई। माँ जी ही है, लेकिन ये तो वो आदमी नहीं है जिसके साथ सुबह माँ जी गई थी।
तो अब आपसे कल मिलते हैं लंच पर, और हाँ, आना नहीं भूलिएगा। ये दोनों तो कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या? जी हाँ, अब तो कल ही मिलेंगे। अरे संभल कर। ये क्या? ये तो सरेआम गिरना और संभलना कर रही है। शर्म नहीं आती है इनको? बहू, लानत है तुम्हारी सास पर। तुम अपनी आंखों से इस बुढ़ी की बेशर्मी देख रही हो। अरे सुषमा जी, आप माँ जी को नहीं बताना कि हमने सब देख लिया है। अरे मैं क्यों बताने लगी हूँ? मैं तो जानती हूँ कि वो तुम्हें जूती की नोक पर रखती है। अगर वो ना कहे तो तुम सांस भी नहीं लोगी। लेकिन तुम्हारी सास की हरकतें अच्छी नहीं हैं। सुषमा ऐसे बोलकर अपने घर के अंदर चली गई। सुलक्षणा भी घर में आ गई। ऐसे ही अगले दिन सुबह ही सुलक्षणा फिर से निकल गई। बहुएं रसोई में काम कर रही थी कि तभी अरे नहीं, ये क्या? टमाटर तक भी नहीं है। अब खाना कैसे बनेगा? बिना टमाटर के तो सब्जी नहीं बन पाएगी। चलो लेने चलते हैं। वैसे भी घूंघट करके जाने को तो माँ ने बोल ही दिया था। अगर बहुत जरूरी हो तो हम जा सकते हैं। रागिनी की बात को सुनकर राशि राजी हो गई, जिसके बाद वो दोनों सब्जी लेने बाजार आ गईं। जब उन्होंने टमाटर ले लिए तो वो उसके बाद घर आ ही रही थीं कि तभी उन्हें कैंटीन में अपनी सास बैठी हुई दिखाई दी, जो कि अब दूसरे आदमी के साथ थी। राशि, ये देखो, ये कोई तीसरा है। चीयर्स, एक पैग अब आपके नाम का। वैसे सुलक्षणा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश होने लगा हूँ। यू आर गुड लक फॉर मी। चलो एक पैग और लगाते हैं। हद है, हमारी सास का तो ये तीसरा आशिक भी है। इतने सारे अफेयर चलाने वाली औरत हम लोगों को भी अपनी उंगली पर नचाती है। अच्छा ये बताइए कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? अरे बस, ये घूंघट में औरतें कौन है? अरे नहीं, माँ जी को शायद शक हो गया है। चलो एक्टिंग करें। अरे बाजी, ये बताओ कि घनी देर से तुम किंगे थी? मैंने इंगे उंगे सभी जगह देख लिया, लेकिन तुम घनी देर से गायब थी। हाँ, मैं ऊँगे चली गई थी। ऊँगे घनी भीड़ हो रही थी तो मैं ऊँगे थी। चल, अब लल्ला घर में इंतजार कर रहा होगा। चल चल, वरना तो घनी देर हो जाएगी। रागिनी और राशि ऐसे ही नकल करके आहिस्ता वहां से निकल गई। ये तो कोई और ही थी, और मुझे लगा आज तो बच गए, नहीं तो माँ जी हमें ही किंगे भेज देती। हमें नजर तो रखनी है, लेकिन माँ जी की नजर से बचकर। दोनों बहुएं ऐसे ही घर को आ गईं। देखते ही देखते शाम हो गई। सभी घर में ही थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पता नहीं कौन होगा। बहुएं नहीं जाएंगी, उन्हें तो बोलना भी मत। और अगर इतनी ही चिंता है तो तू देख ले। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं जाता हूँ ना खोलने। राघव ने ऐसे बोलकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही हैरान रह गया, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि उसका भाई अमित खड़ा हुआ था, जिसके बगल में एक मॉडर्न लड़की थी और दोनों ने वरमाला डाली हुई थी। अमित, ये कौन आया है? अरे बताना, क्या गूंगे का गुड़ ही खा लिया है? कौन है? अमित, ये लड़की कौन है? माँ पूछ तो ऐसे रही हो कि जैसे आपको पता नहीं है कि ये कौन है। तूने शादी कर ली, लेकिन कब? माँ सब कुछ यहीं पूछ लोगी क्या? मुझे अंदर आने दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखा, माँ जी का बेटा शादी कर लाया है, अब फटेगा बम। आओ चलकर देखते हैं। राशि और रागिनी भी आ गईं और अमित भी कविता के साथ घर के अंदर आ गया, जिसके बाद माँ ये आपकी बहू है, छोटी बहू कविता। ये कैसी बहू ले आया है तू? मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। इसका जरा हुलिया तो देख, इसने आधे कपड़े तो पहने हुए ही नहीं है। अच्छा माँ जी, जैसे कि आप तो 9.25 मीटर की साड़ी में लिपटी हुई है, क्यों है ना? क्या क्या बोली तू? मतलब मेरी तरह आपने भी तो छोटे कपड़े ही पहने हुए हैं, तो क्या मैं आपको भी बेहुदा समझूं? तू मुझसे अपनी तुलना नहीं कर। ना तेरी मेरी बराबर उम्र है, ना ही तू ये बातें करती हुई अच्छी लग रही है। समझ आया? ठीक है माँ जी, मैं आपकी बराबरी कर भी नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं हक की बात कहने से कभी नहीं घबराती हूँ। समझ लिया ना आपने? तो मैं अपने हक से कभी पीछे नहीं हटूंगी। कविता की बात को सुनकर सुलक्षणा चिढ़ गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। अब सुलक्षणा के घर में कविता आ चुकी थी, जो कि अब सुलक्षणा को उसकी जगह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन और गुजर गया और आज की सुबह घर में सब नॉर्मल ही था कि तभी कविता जग कर आई। मॉर्निंग सभी को। अरे, ये इस घर में हर खिड़की दरवाजा बंद क्यों है? अरे, आप दोनों घूंघट क्यों करके घूम रही हैं? चुप हो जाओ कविता।
क्योंकि ये दोनों मेरी बहुएं हैं। और पता है क्या, अगर तुझे इस घर में रहना है ना, तो ये छमिया वाली साड़ी और खुली जुल्फों को बांधकर इनकी ही तरह रह, समझ आया? तो आप भी इन जुल्फों को बांध ले, और हाँ, ये कपड़े भी बदल दे। क्या है ना, ये रूल जितना हमारे ऊपर लागू है उससे कहीं ज्यादा आपके ऊपर है। और बुढ़ापे में अगर मोच आ जाए तो चोट जल्दी भरती भी नहीं है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। वैसे भी तुझ जैसी लड़की से मुंह चलाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी मुझे जाना है। बहू, जब तक मैं आऊँ ये यहाँ होनी नहीं चाहिए, या हो तो ऐसे हो जैसे कि मैं तुम्हें रखती हूँ। सुलक्षणा ऐसे बोलकर घर से निकल गई। अब घर में बस तीनों बहुएं ही थीं। कविता, तुम भी हमारी तरह ही अपना हुलिया कर लो, नहीं तो हमारी आफत आ जाएगी। भाभी, आपको लगता है कि मैं आपकी अजीब सी बात को मानूंगी? अरे आपको मेरी तरह बन जाना चाहिए, निडर एकदम। आप माँ जी से इतना डरती क्यों हैं? डर कर रहना पड़ता है, वो हमारी सास है। डरना नहीं चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अपना वजूद भी भूलना गलत है। मुझे नहीं लगता कि आप इस पिंजरे में खुश हैं। हटाइए इसको और खुली हवा में सांस लीजिए। चलिए, आज घर में कोई भी काम नहीं होगा। आज हम बाहर कुछ खाने को जाएंगे, वो भी बेधड़क। नहीं 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 कविता, हम ऐसे नहीं निकल सकते हैं। माँ जी, भाड़ में जाए माँ जी। माँ जी क्या कोई भूत वूत है जो इतना डरती हो? और पहली बात, माँ जी के तो कदम घर में रहते नहीं है। वो खुद जो मन किया पहनती है, जहाँ मन किया जाती है। तो आप दोनों क्यों पिंजरे में कैद हो? मैं फिर कह रही हूँ, खुद की अहमियत को समझो। चलो, अब हम कुछ अच्छा खाएंगे। कविता की बातें रागिनी और राशि को समझ में आ गईं, और उसके बाद वो हिम्मत करके घबराते हुए ही अपने घर से निकली। पहली बार खुला खुला महसूस हो रहा है, वरना शादी के बाद से तो पता नहीं कब इस तरह निकले थे। घुट घुट कर जीने में भी कुछ जीना है। मैं क्या सोच रही हूँ, यही ना एक गार्डन है जिसमें झूले हैं, तो हम आज वहाँ चलते हैं। झूले? वो तो मेरे मन पसंद है। शादी के पहले मैं बहुत झूला करती थी। चलो झूलते हैं। रागिनी ऐसे बोलकर एक्साइटेड हो गई, जिसके बाद वो झूले वाले पार्क में गई। वहां जाने के बाद मानो उन दोनों के अंदर का बच्चा बाहर आ गया। रागिनी और राशि दोनों ने एक एक झूला घेर लिया, जिसके बाद वो दोनों ही उस पर बच्चों की तरह झूलने लगी। वाह, बहुत मजा आ रहा है। झूलो और तेज झूलो। चलो 50-50 झोटों की है। 50 बार मैं झोटे लूंगी और उसके बाद कविता झूलेगी। नहीं, आप मजे कीजिए। मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आऊं क्या, अगर आपको खानी हो तो? रागिनी और राशि ने मना नहीं किया और वो उनके लिए आइसक्रीम लेने चली गई, जिसको खाते ही रागिनी और राशि बहुत ज्यादा खुश हुई। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। उस जगह से एकदम सुलक्षणा गुजर गई और उसने अपनी बहुओं को देख लिया। ये दोनों, ये यहाँ? मैंने तो कहा था जाने दो इन्हें घर आज। इनकी मैंने क्लास न लगा दी ना, तो मेरा नाम भी सुलक्षणा नहीं। सुलक्षणा ऐसे बोलकर अपने काम से चली गई। शाम के पहले बहुएं घर लौट आईं। आज कितना मजा आया। सच में आजादी ही जिंदगी जीने का नाम है, नहीं तो कठपुतलियाँ तो बेजान भी होती हैं। देखा, आप दोनों को अच्छा लगा ना? अब कल हम कहीं और चलेंगे। कल को क्या, आज ही चली जाना। तुम्हें मैं तुम्हारे मायके न भेज दूं, फिर जितनी चाहे आवारागिरी करनी हो कर सकती हो। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कोई पागल वागल हूँ, या मुझे बातें समझ नहीं आती है? आज तुम दोनों को मैंने क्या कहा था कि इसको अपनी तरह बना लेना, लेकिन तुम तो इसी के रंग में ढल गई। गार्डन का पूरा मंजर देखा था मैंने। माफ कीजिएगा माँ जी, हम तो बस कविता की बातों में आकर निकल गए थे। हमें माफ कर दीजिए, आपसे नहीं करेंगे। अब करोगी तो जब मैं ये सब करने का मौका दूंगी। तुम दोनों को मैंने घर में रहना सिखाया है, लेकिन बस हमने कोई गलत काम नहीं किया है जो आप इस तरह बोले जा रही हैं। पता नहीं आपकी सोच कैसी है। आप बाहर से जैसी नजर आती है, आप उसकी तरह बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप तो एक निहायत नीच किस्म की औरत है, जो दूसरी औरत से उसकी आजादी, खुशी, अधिकार सब ले लेती है। कविता, माना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। समझ में आया तुम्हें? माफी मांगो माँ जी से। नहीं अमित, अगर मैं गलत हूँ तभी माफी मांगूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं। कविता कभी भी हक की बोलने से घबराती नहीं थी, और आज तो उसे देखकर रागिनी और राशि में भी हिम्मत आ गई। वैसे हाँ माँ जी, अगर जीने का नाम गलती करना ही है ना, तो हम गलती करने में और गलत होने में राजी हैं। जब आप घर में नहीं रुक सकती है ना, तो बहुओं से भी ये उम्मीद ना लगाइए कि हम रुकेंगे। अब हम अपने लिए खड़े होंगे। अमित, तेरी पसंद ने मेरी बहुएं बिगाड़ दी। सुलक्षणा ऐसे बोलकर गुस्से में दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई। सुलक्षणा को पहली बार अपनी बहुओं से जवाब मिला था, जिसकी वजह से आज वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। ऐसे ही एक हफ्ता और गुजर गया, और इस एक हफ्ते में सुलक्षणा की बहुएं काफी ज्यादा आजाद हो गई थीं। अब वो अपने घर में घूंघट नहीं किया करती थी, और साथ ही न अब वो सुलक्षणा की बातों को ज्यादा दिल पर लगाती थीं।
ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन बहुएं बाजार आई हुई थीं कि उन्होंने सुलक्षणा को एक आदमी के साथ देख लिया जिसने उसे गले लगाया हुआ था। ओ गॉड, मतलब ये क्या बात हुई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये यहाँ खुले में लिपटा लिपटी खेल रही है और हमें पिंजरे में रखना चाहती है। अभी बताती हूँ। नहीं नहीं कविता, तुम कुछ नहीं करोगी। राशि, ये वही आदमी है ना जो तुमने देखा था? हाँ वही है। मुझे तो लगा था कि ये सब खत्म हो गया होगा, लेकिन कविता, तुम्हारे आने की वजह से हम इस मुद्दे को तो भूल ही गए थे। माँ जी का एक नहीं कई आदमियों के साथ चक्कर है। बस तो अब सबूत के साथ माँ जी के बेटों के आगे इनका भांडा फोड़ा जाएगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ और मोमेंट्स को कैमरे में कैद करने के बाद। बहुओं ने फोटो ले लिया, जिसके बाद वो खुद को छिपाते हुए आगे बढ़ गईं। तो वहीं दूसरी तरफ अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, चलिए अब चलते हैं। सुलक्षणा के अफेयर की बात अब फिर से शुरू हो गई थी और इस बार तो उसे कविता ने भी देख लिया था। तो अब सुलक्षणा का बचकर जाना लगभग नामुमकिन ही था। बहुएं तस्वीर के साथ घर आ गईं, जिसके बाद पहले मुझे लगा था कि मेरी सास बस थोड़ी छोटी सोच की है, लेकिन वो साथ में इतनी नीच भी है, ये नहीं पता था। खुलेआम बाजार में इन्हें शर्म नहीं आ रही थी। हमें पड़ोसी भी ताने देने लगे थे माँ जी की इन्हीं हरकतों की वजह से, लेकिन बस पता नहीं हम इस बात को भूल कैसे गए। एक हफ्ते बाद हमारी प्यारी सासू माँ का जन्मदिन है। जन्मदिन पर हम उन्हें यही तोहफा देंगे। भाभी, आप सभी बस उनके ऊपर अपनी नजर बनाए रखना, ठीक है ना? कविता की बात को सुनकर रागिनी और राशि दोनों ने ही गर्दन हिला दी, जिसके बाद वो सभी घर के काम में लग गईं। वहीं दूसरी तरफ सुलक्षणा घर को आ रही थी कि उसे अपने मोहल्ले की 2 औरतें मिलीं। अरे सुलक्षणा बहन, तुम तो ध्यान भी नहीं दे रही हो। अरे वो, मैं आपको पहचानी नहीं। जब किसी से मतलब नहीं रखोगी तो कैसे पहचानोगी? वैसे तुम्हारी वो बहुएं भी किसी को नहीं जानती है। हाँ, बेकार के लोगों के बारे में उन्हें पता होना जरूरी भी नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सुलक्षणा भी अपनी पड़ोसनों को उल्टा जवाब देकर ही अपने घर की राह को आ गई। ऐसे ही अगला दिन आया और आज के दिन सुलक्षणा के फोन पर एक मैसेज आया, जिसको कविता ने पढ़ लिया। आज मुझे फ्रिज के पास आकर मिलो। अरे ये क्या? सुलक्षणा ने मैसेज आते ही फोन को हाथ में लिया और फिर वो जाने के लिए अपने मॉडर्न कपड़े पहनकर तैयार हो गई। बहुओं को भी पता था कि वो कहां जा रही है, इसलिए पीछे से वो तीनों भी निकल गईं। और वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें फट गईं। सुलक्षणा एक आदमी के साथ बैठे हुए उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी। कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान रखा कीजिए। हाँ बस। ये माँ जी कितनी शातिर है। एक साथ इन्होंने कितने आदमियों को अपने जाल में फंसाया हुआ है। हद हो गई है। मैं फोटो लेती हूँ। अब ये तस्वीरें ही उनके जन्मदिन का तोहफा बनेगी। कविता ने आज भी फोटो ले ली और वो घर को आ गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर के बाद सुलक्षणा भी आ गई, लेकिन बहुओं ने उससे कुछ कहा नहीं। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया और आज के दिन सुलक्षणा का जन्मदिन था। बहुओं ने उसके लिए एक बड़ा ही खास तोहफा सोचा हुआ था। उन्होंने उसके लिए केक बनाया और सारी तैयारी की। शाम को जब सुलक्षणा घर को आई तो सभी ने उसे सरप्राइज दिया। सरप्राइज! अरे शुक्रिया शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे माँ। आप कब इतनी बड़ी हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। वो मैं अपना ख्याल रखती हूँ ना। हैप्पी बर्थडे माँ। ये केक आपकी गुलाम बहुओं ने बनाया है, इसको काट लीजिए। कविता के बोलने पर सुलक्षणा ने केक काटा और उसके बाद ओके, तो आज सबसे पहले बहुएं गिफ्ट देंगी। सभी ध्यान दे, क्योंकि जो गिफ्ट हम दे रहे हैं ना, वो सभी को झटका दे देगा। माँ जी, आप बैठ जाइए। कविता की बात से सभी कंफ्यूज हो गए और फिर कविता ने सुलक्षणा की ली हुई सभी तस्वीरों को एलईडी से कनेक्ट करके उन्हें टीवी पर दिखाया। ये क्या है? ये आपकी माँ के कारनामे हैं। अगर हम मुंह से बोलते तो आपको यकीन नहीं आता, तो हमने पहले सबूत इकट्ठा किया। देख लीजिए, आपकी माँ हमें कैद करके किस किस के साथ अफेयर में है। नहीं नहीं माँ, क्या है ये सब? ये तुम क्या बोल रही हो? सुलक्षणा का वो सब देखकर दिमाग घूम गया और फिर वो बोली, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। ये फोटो में जो आदमी है, ये मेरी एनजीओ टीम के मेंबर्स है और मैं इसमें खाना खिला रही हूँ, क्योंकि इनके हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन काम की वजह से ये घर में नहीं रुके। और ये जो मैं गले मिल रही हूँ, ये हमारी टीम के मैनेजर हैं। इन्हें लग रहा था कि इनके ऊपर कोई कीड़ा चढ़ गया है, तो मैं वो देख रही थी। बहुओं, तुमने मुझे क्या कोई ऐसी वैसी समझा है? गलती मेरी ही है, जिसका मुझे अब एहसास हुआ। अगर मैं तुम्हें पाबंदी में ना रखती तो तुम मुझसे सीधा पूछती और तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगाती। सच जानकर बहुओं की नजरें झुक गईं कि तभी कोई बात नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं, हालातों की हो गई। मैंने अपने ही पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। वैसे तोहफा अच्छा दिया तुमने मुझे, अब मुझे अकल आ गई।
सुलक्षणा की बात को सुनकर बहुओं का भी मुंह झुका रहा, लेकिन अब सुलक्षणा को अक्ल आ गई थी। उस दिन के बाद से फिर कभी सुलक्षणा ने बहुओं को कैद नहीं रखा और बहुओं ने भी उस पर शक नहीं किया और सब ठीक हो गया था।